हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही यूनिक और मजेदार सी कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। इसका नाम है सस्पिशियस पार्टनर। इस कहानी में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है एंड उसके अगेंस्ट इस केस को लड़ने उसके ही प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को इंचार्ज बनाया जाता है। तो क्या उसने सच में मर्डर को किया था या फिर उसे कोई फंसा रहा है? इसकी एक्सप्लेनेशन मैं 2 पार्ट में करूंगा एंड दोनों ही पार्ट्स काफी डिटेल्ड और लंबे होने वाले हैं, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस कहानी को आप एंड तक जरूर से देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस को भी देखने के लिए। शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड पोंगी से, जो अपने काम पे जाने के लिए ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। वो ट्रेन से ट्रैवल करती है एंड उस दिन हमारा मेन लीड जिक भी उसे ट्रेन में एंटर करता है। कोइंसिडेंटली दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं। तो एक बार एक बिगड़ा हुआ शख्स सिचुएशन का फायदा उठा के पोंगी को फिजिकली टच करता है। जब पोंगी पीछे मुड़ के देखती है तो उसके जस्ट पीछे पहला चेहरा जियोक का था और उसे लगता है कि जियोक ने उसे टच किया है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती है, पर बार बार ऐसा होने पर पोंगी पूरी ट्रेन के सामने जियोक को खड़े खड़े इंसल्ट कर देती है। जियोक उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो तो एक शरीफ इंसान है, लेकिन बंदी सुनती ही नहीं। देन पोंगी का स्टॉप हो जाता है एंड अपेरेंटली उसी जगह पे जियोक को भी उतरना था। इसी वजह से पोंगी को लगता है जियोक अब भी बाज नहीं आया और वो उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसे ट्रेन से उतरने ही नहीं देती। मिशन अकम्प्लिश करने के बाद पोंगी को ध्यान आता है कि आखिर वो यहाँ पर किस वजह से आई है। असल में उसे किसी ने टेक्स्ट करके यहाँ पर आने के लिए कहा था कि इसका बॉयफ्रेंड जून उस पर चीट कर रहा है, बट पोंगी को इस पर विश्वास नहीं होता, तो वो खुद ही जाती है इस बात को कंफर्म करने। पोंगी 5 स्टार होटल में जाती है जब एक्चुअली अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ स्पॉट करती है। तो की बात तो ये थी कि वो लड़की भी पोंगी की दोस्त थी। ये देख उसका दिल टूट जाता है एंड उसी होटल में जियोक भी आया था अपनी मीटिंग के लिए। वहीं फिर जून की नजर पोंगी पे पड़ती है तो वो उसके पास आता है क्लैरिफिकेशंस के लिए और कहता है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ एंड मेरा कोई भी अफेयर नहीं है। पर पोंगी उसकी बात नहीं मानती और पूछती है तो तुम इसके साथ यहाँ पर कर क्या रहे थे? ना मानने पर जून फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, बट बीच बीच में बोरियत हटाने के लिए कभी कभी यहाँ ना कोई बुराई की बात नहीं है। ये जवाब सुन के पोंगी का दिमाग घूम जाता है। फिर वो भी जून से कहती है तो ठीक है, हिसाब बराबर करते हैं, मैं भी किसी के साथ सोऊंगी। किसी के साथ क्या, मैं जिस भी आदमी से सबसे पहले टकराऊंगी उसके साथ सोऊंगी और तभी हमारा हिसाब बराबर होगा। हंसी की बात तो तब थी जब पोंगी पीछे की तरफ घूमती है और जस्ट वही बूढ़े व्यक्ति से टकराने वाली थी, पर थैंकफुली वो उसे सक्सेसफुली डॉज कर लेती है। पर इसके चक्कर में बेचारी गिर जाती है एंड उसके कॉन्टैक्ट लेंस भी निकल जाते हैं। एंड उसी मोमेंट पे जियोक उसके रेस्क्यू के लिए आता है और बंदा जानबूझकर पोंगी से टकराता है। कॉन्टैक्ट लेंस न होने की वजह से वो ढंग से देख तो नहीं पाती, पर उसे इतना समझ आ रहा होता है कि ये बंदा सच में जवान है एंड हैंडसम भी। तो वो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए पूछती है एंड जियोक हाँ कह देता है। पोंगी फिर आगे खड़े इंसान को ध्यान से देखती है एंड तभी उसे रियलाइज होता है ये तो वही बदमाश है जो उसे ट्रेन में मिला था। पर इससे पहले वो उसे कुछ कहे जियोक उसे अपने साथ बाहर लेकर जाने लगता है एंड उस वक्त पोंगी को भी जून को जेलस फील करवाना था, तो वो चली जाती है। बाहर आकर जियोक पोंगी को समझाता है कि तुम्हें ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, तुम खतरे में पड़ सकती हो। एंड वो उसके सामने एक और बार क्लैरिफाई करता है कि वो कोई बदमाश आदमी नहीं है जैसा वो समझ रही है। तो पोंगी को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था कि जियोक ने ट्रेन में उसके साथ कुछ नहीं किया होगा। देन वो वहां से चला जाता है। इसके बाद पोंगी जून को होटल से बाहर आते हुए देखती है, इसलिए वो जल्दी से जियोक के पीछे पीछे उसके साथ टैक्सी में बैठकर निकल जाती है, जिससे जून को बिलीव हो कि पोंगी अपने डिसीजन को लेकर सीरियस है। फिर वो आगे कैफे पे उतर जाती है। कैफे में बैठे बैठे आज का वो सब कुछ वो धीरे धीरे याद करने लगती है। वो अपने फोन को चेक करती है, किसी का कॉल तो नहीं आया या फिर कोई मैसेज। पोंगी बहुत ही लोनली फील कर रही होती है एंड वहीं जियोक का ध्यान जाता है कि पोंगी तो टैक्सी में अपना वॉलेट ही भूल गई, तो वो उसे लौटाने कैफे से जाता है। लेकिन वहां पर पोंगी ऑलरेडी थोड़ी हाई हो चुकी थी एंड फिर जियोक से कहती है कि आप मुझे थोड़ी तो कंपनी दे सकते हैं, बस तब तक के लिए जब तक ड्रिंक्स खत्म नहीं हो जाती। लुक्स लाइक कोई और अब है नहीं जो मेरी परवाह करे। पोंगी की सेंटी बातें सुन के जियोक वहां रुक जाता है। फिर क्या, थोड़ी देर में पोंगी फुली ड्रंक हो जाती है, इतनी ज्यादा कि वहां बैठे बैठे वो अजीब हरकतें करने लगती है। उसे कुछ होश तो होता नहीं कि वो अपना एड्रेस बता पाए, तो जियोक फॉर द टाइम बिंग उसे अपने घर लेके आ जाता है। जब उसकी आंखें सुबह खुलती है तो उसकी पिछली रात के सारे फ्लैशबैक्स धीरे धीरे आने लगते हैं। पोंगी इतनी एम्बैरेस हो चुकी थी कि उसे हिम्मत ही नहीं होती कि वो जियोक को फेस कर सके। एंड तभी वो रियलाइज करती है कि जियोक शावर ले रहा है, तो मौके का फायदा उठा के उसकी बाहर निकलने से पहले बंदी एक सॉरी का नोट छोड़ के वहां से निकल जाती है। देन जियोक रेडी होकर अपने काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे पोंगी की सिचुएशन देख के अपने एक्स गर्लफ्रेंड की याद आती है। उसे याद आता है कैसे उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो बहुत प्यार करता था उसने उस पर चीट किया था। नेक्स्ट डे पोंगी
प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस जाती है एज एन इंटर्न और बाहर ही उसका एनकाउंटर जून और उसकी नई गर्लफ्रेंड जीहे से होता है। और कल का गुस्सा पोंगी के सर से उतरा नहीं था तो वो जून को शोल्डर बच करके एक पोएम गाते हुए निकल जाती है। क्या वो कह रही थी वो उसकी जान ले लेगी। ऑफकोर्स वो ऐसा मजाक में कह रही थी और ऐसा करके पोंगी अंदर निकल जाती है। ऑफिस में नई इंटर्न का अच्छे से स्वागत किया जाता है पर जब उसे पता लगता है कि वहां का प्रोसिक्यूटर और कोई नहीं बल्कि खुद जियोक था तो उसे अपने सारे लाइफ डिसीजंस पे रिग्रेट होने लगता है। उसे एक बार फिर पिछली रात के सारे कारनामे याद आ रहे थे। वेल, जियोक के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका था अपना बदला लेने का। जियोक उसे भर भर के काम करवाता है एंड ऐसे एक दिन उसे ऑफिस में एक आदमी सरेंडर करने आता है। ये वही इंसान था जिसने पोंगी को ट्रेन में टच किया था। दरअसल इस व्यक्ति को एक बीमारी थी। अगर ये एक दिन में एक बार भी अपनी परवर्टनेस न दिखाए तो उसकी शाम नहीं ढलती। एंड बंदा खुद अपनी हरकतों से परेशान हो चुका था इसलिए वो अपने आप को सरेंडर करने आया था। तब जाके पोंगी को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि वो बेवजह जियोक को ब्लेम करी थी। अगेन जब पोंगी बाहर जाकर अपना लंच करी होती है तो जून और जे वहां से गुजरते हैं। उन्हें देख के पोंगी फिर से वही पोएम गाने लगती है। इस वजह फ्रस्ट्रेट होकर उससे पूछती है आखिर तुम ये सब करना कब बंद करोगी। इस बात वो उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है कि तभी ये सब कुछ जियोक वहां खड़े सुन लेता है एंड वो पोंगी की हेल्प करने के लिए ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो पोंगी का नया बॉयफ्रेंड हो और अब से जून की कोई भी जरूरत नहीं है। पोंगी एक्चुअली इन दोनों से अपना बदला लेना चाहती थी और उन दोनों की जान के बाद जियोक उसे समझाता है कि देखो बदला लेने में कुछ भी नहीं रखा, ट्रस्ट मी तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये सब भूल कर अपनी लाइफ को अच्छे से जीना कंटिन्यू रखो। शाम को पोंगी की मुलाकात फिर से जून से होती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि पोंगी सच में इतनी जल्दी प्रोसिक्यूटर जियोक को डेट भी करने लगी। पर वहां पर वो कॉन्फिडेंटली उसे जवाब देती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा जो भी सामान मेरे घर पे पड़ा है आज ही उसे वापस लेकर चले जाओ वरना मैं उन्हें बाहर फेंक दूंगी। अब हम यहाँ से चलते हैं पोंगी के घर। जब वो अपनी डायरी लिख रही थी अनकॉन्शियसली वो जियोक के बारे में ही लिख देती है। उसे खुद विश्वास नहीं होता कि उसने उसका नाम कब और कैसे लिख दिया। एंड जियोक के बारे में सोचते सोचते ही पोंगी चेयर से नीचे गिर जाती है जिस वजह से उसका चश्मा भी कहीं गिर गया था। बिना चश्मे की चिंता किए फिर वो खिड़की की तरफ जाती है और विंडोज को ओपन करके बाहर दिखती है। यही सामने हमारी नजर पड़ती है सामने वाली बिल्डिंग पे जहाँ कोई मास्क पहना हुआ इंसान मर्डर करके किसी लाश को ठिकाने लगा रहा था। उसे लगता है कि पोंगी ने उसे देख लिया जबकि पोंगी को बिना चश्मे के कुछ भी ढंग से नहीं दिखता। वो रियलाइज भी नहीं करती और एज यूजुअल वो विंडोज बंद करके अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद पोंगी के घर पे जून आता है। उसे उसका घर का पासपोर्ट पता था तो वो सीधे अंदर घुस जाता है पर पोंगी उस वक्त घर पे नहीं होती। वो पास वाली स्टोर से बियर की बॉटल्स खरीद गई थी। इतने में पीछे से वही मास्क पहना इंसान आता है और सीन तभी कट हो जाता है। जब पोंगी बियर बॉटल्स लेकर घर आती है तो उसके पास से ही मास्क वाला इंसान साइकिल पे निकलता है पर पोंगी उसे पहचान नहीं पाती। एक मोमेंट के लिए उसे अजीब जरूर लगता है पर वो इस फीलिंग को इग्नोर करते हुए घर की तरफ बढ़ती है। फिर जाके पोंगी देखती है तो सामने जून का मर्डर हो चुका था। उसे जून की बॉडी नीचे फ्लोर पे पड़ी हुई मिलती है। पोंगी बिल्कुल शॉक रह गई थी क्योंकि जून ने भले ही पोंगी को शेड किया था लेकिन उसकी लाश को देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर क्या था वहां पर पुलिस आ गई थी और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू। पुलिस पोंगी का ऐसा मर्डर सस्पेक्ट अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाती है। कोई उसकी बातों को विश्वास नहीं कर रहा होता। यह भी वहां की बयान देती है कि पोंगी हमेशा जून को मारने की धमकी दिया करती थी और आखिरकार उसने मार ही दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी बात में दोनों पे हाथापाई होने लगती है पर जिहाई को शांत किया जाता है। पोंगी वहां कितना भी सबको समझाती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। शी डिडंट मीन एनीथिंग। उसने सच में किसी का खून नहीं किया। उसकी बात कोई नहीं सुनता और सुने भी तो कैसे। सारे सबूत पोंगी के खिलाफ जा रहे थे। उसके फेवर में कुछ साबित करने के लिए था ही नहीं क्योंकि जब वो स्टोर के लिए निकली भी थी तब लोकेलिटी की लाइट चली गई थी तो इसकी वजह से सीसीटीवी में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। स्टोर में कैशियर अंधेरे होने की वजह से पोंगी की शक्ल को भी नहीं देख पाती और क्योंकि उसने कैश में पेमेंट किया था तो इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। तो अगर कोई विश्वास करे तो करे कैसे कि पोंगी घर पर थी ही नहीं। देन फॉर द टाइम बिंग उसे जेल में रखा जाता है एंड जैसे तैसे तो पोंगी जियो को कॉल करवा लेती है हेल्प के लिए। जियो को उसे पूछता है आखिर हुआ क्या, चोरी हुई क्या या फिर ट्रैफिक रूल तोड़ा। और ऐसी छोटी छोटी चीजों पर जब पोंगी उसे बताती है कि पुलिस ने उसे एज अ प्राइम मर्डर सस्पेक्ट अरेस्ट किया है जियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जियो कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे सामने कभी भी क्रिमिनल बन के मत आना। जियो को उसे जेल में मिलकर डांट लगाता है लेकिन अगर अभी कोई है जिसे पोंगी विश्वास कर सकती है जो उसे सिचुएशन से निकाल पाएगा तो वो जियो ही था। नाउ जो जून था वो एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मिस्टर जैंग का बेटा होता है जो जियो के हायर ऑफिशियल थे। वहीं जियो को इस केस के लिए एज अ प्रोसिक्यूटर असाइन करते हैं यानी पोंगी की केस के अगेंस्ट जियो लड़ेगा उसे मर्डर प्रूफ करने के लिए।
अब उसे ये केस सौंपने का सबसे बड़ा कारण था उसका स्वभाव। एक्चुअली काम पे उसे एकदम निर्दयी इंसान समझा जाता था। यही रीजन है कि बहुत से लोग उसे नफरत भी करते हैं, क्योंकि वो किसी भी क्रिमिनल को नहीं बख्शता। और यहाँ मिस्टर जैंग पोंगी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने जियोक को असाइन किया, जिससे जियोक फटाफट उसे क्रिमिनल साबित करवा दे और उसे गिल्टी प्रूफ कर दे। और अगर जियोक ने ऐसा नहीं किया तो उसकी नौकरी को खतरा हो सकता है, यानी बंदे को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियोक केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पोंगी को इंटरोगेट करा था। उसका ध्यान जाता है कि पोंगी का चश्मा टूटा हुआ है। ऐसा मीडिया के उसके साथ बिहेव करने और धक्का मुक्की की वजह से हुआ था। तो वो उसके स्पेक्स को निकालने के लिए कहता है, पर जब पोंगी स्पेक्स नहीं पहनी होती तो उसे ढंग से कुछ भी दिखाई नहीं देता। साथ ही उसकी हियरिंग एबिलिटी भी कमजोर हो जाती है। इस वजह से जियो को उसके एकदम पास आकर और जोर से बात करनी पड़ती है। जियो की कोशिश करता है कि पोंगी ये बात उगल दे कि उसने ही मर्डर किया है, बट पोंगी बार बार सिर्फ इतना कहती है कि उसने जियोन का मर्डर नहीं किया, और साथ ही ये भी कहती है कि मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप मुझे इससे बाहर निकाल सकते हैं, और आप जो भी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको ही पता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जवाब में जियो कुछ नहीं कह पाता। अब क्योंकि ये केस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के बेटे का होता है, तो कोई भी लॉयर पोंगी का डिफेंस का केस लेना नहीं चाह रहा था। तो उसके पास फिर एक ही रास्ता बचता है, पब्लिक डिफेंडर का सहारा लेने का। तो इसमें जियो भी उसकी हेल्प करता है और उसके लिए हियो को कांटेक्ट करता है ताकि वो पोंगी का केस संभाले। हियो वही बंदा था जिसके साथ चीट करते हुए जियो की एक्स गर्लफ्रेंड जिन पकड़ी गई थी। तो इस बात का पछतावा हियो को भी बहुत होता है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए वो हमेशा जियो के इर्द गिर्द रहता है और पूरी कोशिश करता है कि जियो उसे माफ कर दे। स्विच टू बोंगी के घर का सीन, जहाँ जियो इन्वेस्टिगेट करने गया होता है ताकि उसे बोंगी को कोर्ट में मर्डर प्रूफ करने के लिए कोई सबूत मिल सके। लेकिन वहां पर उसे टेबल पे रखी बोंगी की डायरी मिलती है जिसमें जियो का नाम लिखा था। तब से रियलाइज होता है कि तभी बोंगी उसके ही बारे में सोच रही थी। इसके साथ ही जियो उसके घर पे एक नाइफ मिलता है। ये नाइफ दरअसल दूसरा नाइफ था, एक नाइफ जो किलर ने फेंक दी थी ऑलरेडी पुलिस को मिल चुकी होती है। अगले दिन कोर्ट में जियो ने ये दो नाइफ जमा करवा दी थी। दोनों ही नाइफ में सेम ब्लड होता है, यानी उसे दिन दो मर्डर्स किए गए थे। पोंगी का किसी और मर्डर से कोई रिलेशन नहीं था, जो इस बात का सबूत है कि जून का मर्डर भी पोंगी ने नहीं किया। जो खुद कोर्ट में पोंगी का इनोसेंस प्रूफ कर देता है, ये जानते हुए भी कैसा करने के बाद वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा। और इसी तरह पोंगी को रिलीज कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ इस बात से मिस्टर जैंग बहुत ही ज्यादा नाराज थे एंड वो जियो का थप्पड़ भी लगाते हैं। और इसी तरह पोंगी का केस अब जियो के लिए आखिरी केस होता है एज अ प्रोसिक्यूटर। अगले सुबह पोंगी बहुत खुश होती है कि अब जियो को लाइक करने लगी थी। तो ज्यादा वक्त नहीं लगा दिया लाइक करने में, बंदे की जॉब चली गई। खैर अब उसे यकीन नहीं लगा था कि अब इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं एंड वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने जियो से मिलने जा रही होती है, इस बात से बेखबर कि उसकी वजह से जियो की लाइफ में क्या हो गया। सामने से जियो प्रोसिक्यूटर ऑफिस से सामान लेकर निकल रहा होता है, तभी उसे बोंगी दिखती है। बोंगी उसे थैंक्स कहती है, पर जियो उसे फोन करता है और कहता है अब बेहतर होगा कि तुम गलती से भी मेरे सामने ना हो। इसी में हम दोनों की भलाई है, इसी से हम दोनों की लाइफ बेटर हो सकती है। ये सुन के बोंगी का दिल टूट जाता है। देखा जाए तो इसमें दोनों में से किसी की भी गलती नहीं थी। बोंगी बेफिजूल में फंस गई और उसे बचाने के चक्कर में जियो की इतनी अच्छी नौकरी चली गई। वो मिस्टर जैंग को अभी भी यही लगता था कि बोंगी ही कातिल है, क्योंकि वो उसकी बेटे की बराबरी की कभी नहीं थी और उसने उनके बेटे का खून किया। मुस्लिम होके भी वो खुलेआम बाहर घूम रही है एंड ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो उसके घर जाके भी उसे हैरेस करते हैं। बोंगी बहुत घबरा गई थी, पर वो उन्हें प्रॉमिस करती है कि वो जरूर जून के असली कातिल को ढूंढ करेगी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। अपने सर से वो इस इल्जाम को मिटा कर रहेगी। अगले दिन से जियोक मिस्टर ब्यून कैंडर एज एन अटॉर्नी पब्लिक डिफेंडर जाके ज्वाइन कर लेता है, जिसकी वजह से अब रोज हियोक को फेस करना होगा उसे, जिससे वो बेहद नफरत करता था। अभी सब बोंगी को एज अ क्रिमिनल ही ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके सारे दोस्त उसे दूर जा चुके थे, कोई उससे बात नहीं करता, उसके साथ बिल्कुल एक आउटकास्ट की तरह बिहेव किया जा रहा था। बोंगी के लिए दिन पे दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और सिर्फ किसी भी हालत में अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना था तो वो उसी जगह पे जाती है जब पुलिस को वेपन मिला था। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आवाज आती है और वो घबरा गई थी। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे से जियो आ रहा होता है, क्योंकि उसे उसी जगह की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है एंड इसी तरह ना चाहते हुए दोनों का एक दूसरे से एक और बार इनकाउंटर होता है। बोंगी जियो को बताती है कि उसने क्रिमिनल को एक्चुअली में देखा है, उसके चेहरे पर मास्क था इसलिए वो उसकी शक्ल से नहीं पहचानती। लेकिन हाँ, जब वो मास्क में उसकी बगल से गुजर रहा था तो वो फिसल करके एक ट्यून बजा रहा था, जिसकी मेलोडी बोंगी उसे गा कर सुनाती है। पर जियो को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर बोंगी के पास तो सिर्फ यही एक चीज होती है जिससे वो क्रिमिनल को पहचान सकती थी।
वो जियो को ये भी बताती है कि एक दिन ट्रायल खत्म होने के बाद उसने वो सेम मेलेडी फिर से सुनी थी। इसका मतलब किलर भी ट्रायल के वक्त वहां मौजूद था। खैर, ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 साल में बॉन्गी का क्रश जियो से उतरा नहीं था। वो हमेशा उसे काम पे जाते हुए देखा करती थी विदाउट हिम नोइंग, एंड इस वजह से वो उसे दिन पर दिन और पसंद आने लगा था। 2 साल बाद भी जियो को डिफेंडर की तरह ही काम करना पड़ रहा था, एंड क्योंकि वह हमेशा से प्रोसिक्यूटर की तरह बिहेव करता आया था, इसलिए उसे डिफेंस की आदत नहीं थी। ऊपर से उसे आगे बढ़ने के लिए उसे लोगों से थोड़ी ज्यादा तहजीब से पेश आना होगा। पर उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसका कवर अप योग उसके लिए कर दिया करता था। यहाँ क्रिमिनल एक्ट में पकड़े जाने की वजह से सोसाइटी अब भी बॉन्गी के साथ ढंग से पेश नहीं आ रही थी, और इसी वजह से वो प्रोसिक्यूटर भी नहीं बन पाती, क्योंकि उसे कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा था। वही जी है, ग्रेजुएट होकर प्रोसिक्यूटर बन जाती है, इसलिए बॉन्गी को एट द एंड पब्लिक डिफेंडर लॉयर बनना पड़ता है। पर उसमें भी उसे रेयरली कोई केस मिलते थे, क्योंकि कोई भी शख्स उससे केस नहीं लड़वाना चाह रहा था। जो भी लोग उसके पास आया करते थे सब किलिंग एडवाइस मांगने, या फिर वो एक मर्डर करके भी कैसे बाहर घूम रही है उसका प्लान पूछने आया करते थे, और इन सभी चीजों से वो बहुत परेशान भी थी। ऐसे एक दिन बॉन्गी अपने ट्रायल में जियो को बैठा पाती है, जिस वजह से वो बहुत नर्वस हो गई थी। अपने क्लाइंट को वो गिल्टी प्रूव कर देती है। वो बाहर खड़े होकर जियो को अपने केस लड़ते हुए देख रही थी, तभी पीछे से ह्यूक आकर उसे डरा देता है, जिस वजह से उसकी हील टूट जाती है। वह शॉप पे बैठकर वो हील ठीक करवा रही होती है कि तभी उसे एक बंदे का कॉल आता है। अपेरेंटली ये बॉन्गी का क्लाइंट होने वाला था, पर जैसा कि हम जानते हैं उसे रेयरली कोई क्लाइंट्स मिला करते थे, इसलिए वो अपने क्लाइंट को किसी भी हाल में खोना नहीं चाह रही थी। इसलिए उसे टाइम पे ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी था। बट हील्स तो रिपेयर होने में काफी टाइम लगेंगे, तो बॉन्गी जल्दी से जी है हील्स लेकर वहां से निकल जाती है और शॉपकीपर से कहती है कि इसके पैसे उससे ले लेना। ऑफिस पहुंचकर बॉन्गी बस यही प्रे करती है कि हे प्रभु, ये क्लाइंट काश कोई नॉर्मल हो, जिससे एक्चुअल में कोई केस बने। तभी एक लड़का आता है जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, उसके हर जगह पट्टी लगी हुई थी, एंड उसका केस कुछ ऐसा होता है कि वह एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हुआ करता था, जिसकी वजह से उसका ब्रेकअप हो गया। उस लड़की ने उसे मिलने के लिए मना कर दिया था। फिर एक दिन अचानक 1 साल बाद उसे रैंडमली बस में दिखी। लड़की को लगा बस हेलो कहना शायद नॉर्मल ही होगा, बट इससे पहले वो कुछ उसे कह सके लड़की ने उसे बस से धक्का दे दिया, जहां से गिरने की वजह से उसे बहुत ज्यादा चोट आ गई। वहीं दूसरी तरफ वही सेम लड़की जियो के सामने सेम केस लेके बैठी होती है। उसका पर्सपेक्टिव ये था कि वो लड़का रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक था। ब्रेकअप के बाद भी वो उसे स्टॉक किया करता था। उस दिन भी बस में वो उस पर अटैक करने वाला था, इसलिए उसने उसे बस से धक्का दे दिया। एंड अब क्या था, कोर्ट में बॉन्गी और जियो आमने सामने खड़े थे, एंड एंड में डिसाइड होता है कि दोनों पार्टीज म्यूचुअल सेटलमेंट करेंगे एंड केस क्लोज। उन दोनों के कैफे में दोनों ही लॉयर्स की मौजूदगी के साथ एक म्यूचुअल सेटलमेंट की जाती है कि दोनों आज के बाद एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं, पर मौका दिखते ही लड़का अपनी टैक्सी को लड़की के टैक्सी का पीछा करने के लिए कहता है। पूरे टाइम लड़की के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी जो बॉन्गी को बहुत ही वियर्ड लगती है। उसे अपने क्लाइंट पे थोड़ा डाउट होने लगता है, तो वो जियो को कॉल करती है और उसके साथ लड़की के घर तक जाती है। बॉन्गी का शक सही होता है, वो लड़का लड़की का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया था। लड़की इतनी घबरा गई थी, अपने आप को एक कमरे में वो बंद कर लेती है। लड़का पागलों की तरह चिल्लाता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी वह बॉन्गी भी आ जाती है। लड़का बॉन्गी को दूर रहने के लिए कहता है, उसके ऊपर वार करने वाला होता है कि तभी वहां पर जियो आ जाता है और ये लड़की को उठा के पटक देता है। वे दोनों मिलकर उस लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, जब बॉन्गी इससे रिलेटेड टेस्टिफाई करती है। इसके वजह युग सेफली बॉन्गी को उसके घर छोड़ देता है। घर आकर बॉन्गी अपने ऑफिस के टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ देखती है, जिसमें उसे नए शूज होते हैं। उस बॉक्स पे कैप्शन भी लिखा हुआ रहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही ढूंढती रही तो तुम मुझे पकड़ लोगी। बॉन्गी को समझ आ जाता है कि किलर आज पूरे दिन उसका पीछा कर रहा था। उसे पता था कि बॉन्गी की हील टूट गई है। उसे फील होता है जैसे अभी कोई उसके घर में मौजूद है। बॉन्गी तुरंत ही जियो को कॉल लगाकर सब कुछ बता देती है। जियो यू टर्न मार के उसके घर की तरफ आ रहा होता है। इसे सुन के किलर वहां से जाने लगता है एंड बॉन्गी उसका पीछा करती है, बट फिर पता नहीं कहाँ किलर गायब हो गया था। उसी वक्त वहां जियो भी आ जाता है और उसे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। बॉन्गी उसे पूरा इंसिडेंट विस्तार में और फनी वे में समझाती है। जियो के इस इंसिडेंट के बाद बॉन्गी का अकेले रहना ऑफिस में सही नहीं लगता, इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर घर पे चलाता है और कहता है जब तक किलर पकड़ा नहीं जाता तुम यहीं रहोगी। अगले सुबह काम पे आने के लिए उसे लेट हो रहा था, तो वे जियो के कमरे में उसे जगाने के लिए जाती है। वह जियो बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था और बॉन्गी उसे देखती है तो बस देखती रह जाती है। इसी स्टार्टिंग सेशन के बीच जियो की आंख खुल जाती है और एम्बैरेस बॉन्गी वहां से जल्द नीचे भागने लगती है, पर डोरमैट स्लिप होने की वजह से वो नीचे गिर गई थी एंड ये उसके लिए डबल एम्बैरेसमेंट हो जाता है। जियो ने पहले ही फॉरेंसिक टीम को कॉल कर दिया होता है ताकि वो बॉन्गी के ऑफिस आके फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर सके, पर जो आदमी फॉरेंसिक टीम से आया होता है
वो बहुत ही सस्पिशियस बिहेव करता है और सबूत भी छिपाने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे वही किलर हो। काम खत्म होने के बाद बॉन्गी वापस जियो के घर जाती है। वो अपने आप ही कुछ भी बड़बड़ाने लग गई थी। क्या पता जियो को उसे अंदर आने देगा भी या नहीं कि तभी जियो पीछे से आकर उसकी बातें सुनने लगता है। बॉन्गी घबरा गई थी और उसके पैर मुड़ जाते हैं। देन जियो उसे केयरफुली अंदर लेकर आता है और उसके पैरों पे ऑइंटमेंट लगाता है। बॉन्गी मोमेंट फुली एंजॉय करी थी। इसके साथ ही उसे जियो से इतने सारे फेवर्स लेना सही नहीं लग रहा था एंड उसमें भी सबसे बड़ा कि वो उसके साथ रह रही है, इसलिए वो अपने लिए चीपेस्ट रूम्स देखने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है सेकंड फीमेल लीड यून की, जो कैफे में बैठे हुए कुछ बदमाशों को सबक सिखाती है और इसमें उसकी हेल्प करती है बॉन्गी। दोनों मिलकर सारे गुंडों को पूरी तरह पीट देती हैं और फिर पुलिस को कॉल किया जाता है। दोनों एक दूसरे से काफी इंप्रेस थी और वो एक दूसरे को अपने इंट्रोडक्शन देती है। एक तो बॉन्गी के पैरों में ऑलरेडी चोट थी और इस फाइटिंग के बाद उसके पैरों में प्लास्टर भी चढ़ जाता है। जब बॉन्गी घर लौटती है तो जियो की नजर उसके प्लास्टर वाले पैरों में पड़ती है। उसे और ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से बॉन्गी की ये हालत हो गई। बॉन्गी भी उसकी गलतफहमी को नहीं सुधारती और जियो का फायदा उठाती है। जियो उसकी बहुत सेवा करता है और वो करवाने लगती है। तो एक दिन ऑफिस डिनर पार्टी में जियो का युग मौजूद होते हैं एंड उसी पर में बॉन्गी भी होती है, बट किसी और ग्रुप के साथ, ताकि उसे किसी तरह वहां जॉब मिल जाए। बट वो लोग उसे ढंग से बिहेव नहीं करे होते हैं एंड वो जिस जॉब की बात करे थे वो काफी वल्गर और लो क्लास जॉब था बॉन्गी के करने के लिए। एंड इस बात पे वो उन्हें सुना के वहां से निकल जाती है। रास्ते में ड्रंक हालत में जो उसे साथ काम करने के लिए कह देता है एंड तभी बेहोश हो जाता है। जब अगली सुबह जो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसने कुछ भी नहीं पहना। फिर उसे थोड़ी थोड़ी फ्लैशबैक आने लगते हैं एंड उसे याद आता है कि पिछली रात आखिर क्या हुआ था, ऐसे बॉन्गी के साथ क्या क्या किया था। पर फिर भी वो अभी श्योर नहीं होता कि कहीं उन दोनों के बीच कल रात कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने होते। यही बात वो बॉन्गी से पूछने जाता है, लेकिन बॉन्गी प्लस ब्लश करके वहां से चली जाती है बिना उसे कुछ भी बताए। वो भी जियो को टीज करती है क्योंकि उसने भी पिछली बार उसे कुछ भी नहीं बताया था। तो दोनों तैयार होकर बाहर निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए। तभी बॉन्गी को कॉल आ जाता है तो सबसे पहले जियो अपने घर से बाहर निकलता है। बाहर उसे अपनी एक्स खड़ी दिखाई देती है जो उसे कहती है बहुत वक्त हो गया ना हमें मिले हुए। बॉन्गी को देखते हैं जिससे फॉरेंसिक एग्जामिनर का कॉल आता है। वही बंदा जो मर्डर सीन इन्वेस्टिगेट करने बॉन्गी के घर आया था, उसका नाम था चैन। अपेरेंटली अभी तक किलर को यही लग रहा था कि वो बॉन्गी को कॉल पे बताता है कि कुछ भी ठोस उन्हें मर्डर सीन पे अब तक नहीं मिला है। वही जियो बॉन्गी को छोड़ जब गेट से बाहर आता है तब उसका फेस टू फेस सामना होता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यू जंग से। और बॉन्गी की बात भी कंप्लीट हो जाती है। बाहर निकलते उसका ध्यान इन दोनों में पड़ता है और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं बॉन्गी को समझने में देर नहीं लगती कि जिस लड़की ने जियो को धोखा दिया था वो यू जंग ही है। अभी फिलहाल बॉन्गी इनके मामले पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पीछे से पैर दबा के वहां से निकल लेती है विदाउट देम नोटिसिंग। यू जंग जियो से पूछती है क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैं वापस क्यों आई हूँ? जियो कहता है बिल्कुल भी नहीं, और नहीं मेरा तुम पे चिल्लाने का या तुम्हें ब्लेम करने का कोई भी मन हो रहा है। बस ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। यू जंग उसे र्यूडली बुलाती है तो जियो बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। तभी वो उसे रोकती है और कहती है हमारे बीच सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। पर जियो उसे बताता है कि वो अब उसकी लाइफ में बिल्कुल मैटर नहीं करती। दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स थोड़े ज्यादा हीटअप हो जाते हैं, बट इससे पहले की बात आगे बढ़े उनके बीच बॉन्गी आ टपकती है एंड वो उसके सामने इतनी ज्यादा क्लिंगी बिहेव करती है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। पर यू जंग को विश्वास ही नहीं होता कि ये सच है। तो बॉन्गी अचानक से चक्कर आने का नाटक करती है जिससे जियो उसे कार तक लेकर जाता है एंड फाइनली उनका यू जंग से पीछा छूट जाता है। कार में आके जियो बॉन्गी से ऐसा करने का रीजन पूछता है जिसपे बॉन्गी कहती है मैं तो बस फेवर ही पे कर रही थी। जियो को वो टाइम याद आता है जब उसने मिसी बॉन्गी को जून के सामने प्रिटी बुलाया था और ये सोच के उसे बहुत ही ज्यादा क्रिंज फील होने लगता है। जियो उसे उस दिन के बारे में भूल जाने को कहता है क्योंकि वो उसकी किसी मेमोरी में नहीं रहना चाह रहा था, क्योंकि उसे डर है आज बॉन्गी ने अपने आप को उसकी गर्लफ्रेंड बुलाया, कल वो वाइफ बुलाएगी एंड परसों घर पे ही बच जाएगी। बट बॉन्गी कहती है चिंता मत करो, मैं इतना सब नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी कि तुम मेरे बच्चों के पापा हो। यू जंग को सारी पास्ट की मेमोरीज फ्लैश होने लगती है कि कैसे वो दोनों स्कूल के दिनों में साथ हुआ करते थे और सब कुछ कितना इनोसेंट और अच्छा हुआ करता था। जियो भी यू जंग को देखने के लिए इतना ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड था कि बॉन्गी का स्टॉप ही वो भूल जाता है और सीधा अपने साथ अपने अपॉइंटमेंट वाली जगह लेके चला जाता है। और वहां पहुंचने के बाद उसे रियलाइज होता है कि बॉन्गी तो उसके साथ ही है। आउट ऑफ नोवेयर वो सवाल करता है क्या तुम मेरा पीछा करी थी, एंड फिर वो उसे अकेले अपना रास्ता ढूंढने के लिए छोड़ देता है। बॉन्गी बहुत गुस्से में थी, लेकिन लकीली उसे वहां युग मिल जाता है जो उसे लिफ्ट देता है। कट टू द नेक्स्ट सीन। आज मिस्टर बियून का बर्थडे था, यानी कि जियो के बॉस। पर एक कंप्लेंट होती है मुझे मेरी फर्म की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया जाता है। उनका मूड अच्छा करने के लिए युग
उन्हें अपनी फेवरेट वाइन गिफ्ट देता है। जियोक भी उन्हें गिफ्ट और उसके साथ एक लेटर देता है। पहले तो मिस्टर ब्यून लेटर देख के बहुत खुश होते हैं एंड हार्ट टचिंग फील करते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली एक रेजिग्नेशन लेटर है तो वो दुखी थे। उसके बाद मिस्टर ब्यून को घर भेजने के बाद ह्यूक जियोक से पूछता है उसे रेजिग्नेशन का रीजन। पर जियोक उसे कहता है मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहता, मेरे काम से दूर रहो। ऐसा बोलकर वो निकल जाता है। तभी ह्यूक को ह्यू जंग का कॉल आता है जिससे वो डिक्लाइन कर देता है और खुद में कहता है तो तुम वापस आ चुके हो ह्यू जंग। वहीं दूसरी तरफ ह्यू जंग फ्रस्ट्रेट होकर जीआई के ऑफिस रूम में जाती है और उसे बोंगी के बारे में पूछती है, जिस पे जीआई बता रही थी कि बोंगी डायरेक्टर के सन के मर्डर केस की प्राइम सस्पेक्ट थी एंड वो उसे तब के न्यूज की फोटोग्राफ्स भी दिखाती है। ह्यू जंग सोच में पड़ जाती है कि पहली बार जब वो बोंगी से मिली थी तब उसे वो बंदी काफी पसंद आई थी, और उसके बाद से उन दोनों की मुलाकात सही कंडीशंस में नहीं हो रही है। वहीं घर पे बोंगी जियो को ऊपर अपने कमरे में काफी परेशान स्टेट में जाते हुए देखती है, उसके पीछे पीछे चल देती है। जियो दुनिया का सबसे सैड सॉन्ग सुन रहा था या फिर जियो की नजर बोंगी पे पड़ती है। उसे लगता है बोंगी को शायद भूख लगी है तो वो उसके लिए डम्पलिंग्स बनाता है। खैर बोंगी के एक्सप्रेशन से वो समझ आ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। जियो उसे वार्न करता है कि मुझसे ये सवाल मत पूछना, लेकिन तभी वो ब्लंटली पूछ लेती है तुम दोनों का आखिर ब्रेकअप हुआ है क्या। एंड फाइनली वहां पर जियो बोंगी के सामने थोड़ा खुलता है और उसे बताता है एक बार जियो ह्यू जंग को सरप्राइज देने के लिए उसके घर गया था तो वहां वो उसे किसी और आदमी के साथ दिखी थी, मींस वो उसे चीट करी थी। ये सुन के बोंगी ह्यू जंग को बहुत कर्स करने लगती है। जियो ये सुन के हंस पड़ता है और कहता है शायद यही वजह होती है कि लोग अपने दुख दूसरों को बताते हैं ताकि वो अपनी साइड सामने रख सके। अगले दिन बोंगी ऑफिस आके ब्रेक में चैन से मिलती है फॉरेंसिक रिजल्ट्स लेने के लिए। दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं एंड बोंगी कहती है कोई किसी की जान ले ही कैसे सकता है। चैन कहता है हर एक किलर के खून करने के पीछे अपना खुद का कारण होता है। बोंगी पूछती है पर जून को मारने का कारण क्या हो सकता है। चैन कुछ भी नहीं कहता और स्माइल करता है। डिनर के बाद चैन बोंगी से पूछता है कि आगे उसका क्या प्लान है। बोंगी कॉन्फिडेंटली जवाब देती है किलर इवेंचुअली कभी ना कभी तो सामने आएगा ही, वो इतनी आसानी से गिव अप करेगी नहीं, अपना नाम क्लियर करके ही दम लेगी। उसके बाद चैन बोंगी को घर पे छोड़ देता है। अचानक चैन का अनएक्सपेक्टेड फेवर सुन के बोंगी को कुछ अजीब सा फील होता है, वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। बट वो ना भी कैसे बोले तो ऑकवर्डली बोंगी चैन की कार की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी फॉर्चुनेटली वहां पर जियो आ गया था और वो उसे अपने साथ घर लेके आ जाता है। उस वक्त बोंगी को जियो की कही हुई बात याद आती है जब उसने ये कहा था कि वो दोनों साथ मिलकर किलर का पता लगाएंगे। अगली सुबह बोंगी जियो के घर को छोड़ने का फैसला करती है और साथ ही साथ अपने लॉयर वाले करियर को भी, क्योंकि उसे कोई भी केस नहीं मिल रहा होता, उसके हाथ में जरे से भी पैसे नहीं होते और ऐसा आखिर वो कब तक कर पाएगी। जियो के घर पे वो कब तक रहेगी बिना खुद कुछ भी किए। जियो वैसे उसे जाने से रोकता तो नहीं, पर उसके चले जाने के बाद उसे हर जगह वही दिखाई दे रही होती है, क्योंकि एक बार में घर में अकेला हो जाता है। इसका जियो भी जिस लॉ फर्म में काम कर रहा होता है उसे रिजाइन देके अपने ही घर में खुद का एक लॉ फर्म खोल लेता है। बोंगी ने फॉर द टाइम भी टाइकोंडो क्लास खोली होती है जिसमें वो फेल होती हुई नजर आ रही थी। जियो वहां पर उसे मिलने जाता है और उसे उसकी लॉ फर्म ज्वाइन करने का ऑफर देता है जिसमें वो उसे फेयरली पे भी करेगा। एंड क्योंकि बोंगी को ऑलरेडी कोई भी काम नहीं मिल रहा होता है तो वो आसानी से हाँ कर देती है और एक बार फिर उसके घर रहने आ जाती है। जियो के लॉ फर्म में बोंगी के अलावा मिस्टर ब्योन, ह्यूक और मिस्टर बैंग भी काम करने वाले होते हैं। एक बार बोंगी और ह्यूक को साथ में बातें करता थे जो बहुत ही जेलस फील करता है और चढ़कर ह्यूक के ऊपर पानी स्प्रिंकल करने लगता है। मैं बता रहा हूँ ये बंदा बहुत खतरनाक है, सिर्फ बंदियां चुराता है। वही फिर हम देखते हैं ह्यूक जियो को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानता था। उसे इस बात का रिग्रेट भी होता है कि उसने पहले भी जियो के साथ बहुत कुछ गलत किया था, इसलिए उसे सपोर्ट करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए ह्यूक भी उसका लॉ फर्म ज्वाइन करना चाह रहा था। एक रात दोनों मिलकर अपनी बरसों की भड़ास निकालते हैं फाइट करके एंड अच्छे से पिट जाने के बाद ह्यूक उसे एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसने ह्यू जंग के साथ मिलकर उसे चीट क्यों किया। तो दरअसल ह्यूक ने छोटी उम्र में ही अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया था, तब उसके साथ देने वाला उसके ये दोनों दोस्त ह्यू जंग और ह्यूक ही थे। तीनों बहुत ही पक्के दोस्त थे और बचपन से हमेशा साथ रहते थे और साथ ही बड़े हुए। एक दिन ह्यूक बहुत हिम्मत करके अपने दिल की बात ह्यू जंग को बताने जा रहा होता है कि तभी वो देखता है ह्यू जंग ने तो उल्टा जियो को प्रपोज कर दिया और दोनों डेट भी करने लगे। ह्यूक अपने दिल की बात अपने दिल पे ही रख लेता है और दोस्ती बचाने के लिए अपने प्यार का इजहार नहीं करता। लेकिन वहीं जियो को पता चलता है ह्यू जंग जिसके साथ मिलकर उस पर चीट किया है वो ह्यूक ही था। उस दिन से जियो ने अपने दोनों दोस्तों को खो दिया। अगले दिन जब मिस्टर यांग के लाश के पास जब हमने चैन को देखा था, पुलिस वहां पर एक ह्युंसू नाम के बंदे को पकड़ लेती है रॉबरी और उनके मर्डर के इल्जाम में। वेल ह्युंसू को प्रोसिक्यूट करने आती है मिस ह्यू जंग। वो उससे पूछती है क्या तुम सच में बेगुनाह हो या ये कोई बहाना है। मैं इसलिए ऐसा पूछ रही हूँ, उस घर पे ऐसा कुरियर बॉय डिलीवरी करते हुए देखा है। ह्यू जंग उसके सामने कोई एविडेंस भी रखती है जिस पे ह्युंसू को जो सारे सबूत ह्युंसू की तरफ ही पॉइंट करे होते हैं, पर पूरे टाइम ह्युंसू अपना मुंह बंद रखता है और कुछ भी नहीं कहता। जब ह्यू जंग के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं
तो वो जाने लगती है। तभी ह्यूनसू धीरे से कहता है, तुम वैसे भी मेरी किसी बात का विश्वास नहीं करोगी, तो क्या कोई ऐसा है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। तो अगले दिन जेल में ह्यूनसू अपने डिफेंड करने वाले लॉयर के तौर पर पुंगी को अप्रोच करता है। पुंगी चली जाती है उसे जियो के साथ जेल में मिलने और उसे पूछती है, तुमने मुझे ही अपनी लॉयर के लिए क्यों चुना। ह्यूनसू बताता है, मैं एक मामूली डिलीवरी मैन हूँ और मुझ पे फेक एलिगेशंस लगा के मुझे अंदर किया गया है। मुझे नहीं लगता मेरी सिचुएशन इस वक्त आपसे बेहतर कोई समझ पाएगा। पुंगी को अपने वो दिन याद आ जाते हैं जब उसकी सिचुएशन भी ह्यूनसू की तरह हुआ करती थी। तब उस पे भी फेक एलिगेशंस लगे थे और उसे विश्वास था तो बस जियोक पे। इसलिए पुंगी ह्यूनसू के केस को हैंडल करने के लिए मान जाती है। ऑन द अदर साइड जियोक, जो कि एक प्रोसिक्यूटर की तरह सोच रहा था, उसे ह्यूनसू थोड़ा अजीब लगता है। फिर ह्यूनसू अपने दिन की पूरी डिटेल्स जियोक और पुंगी को बताता है कि उसने दिन में क्या क्या किया था। तो बंदा सबसे पहले पार्क घूमने गया, फिर मूवी देखने गया, फिर उसने स्ट्रीट फूड खाया और फिर एक रेस्टोरेंट पे गया जहाँ कपल बर्थडे सेलिब्रेट करे थे। पुंगी उस रेस्टोरेंट पे जाके पता लगाती है तो सच में वहाँ कोई कपल अपने बर्थडे सेलिब्रेट करे थे। उसी वहाँ उनकी दीवार पे लगी फोटोग्राफी मिलती है। पुंगी उनके लिए एक मैसेज छोड़ के जाती है कि अगर वो कपल वापस आए तो उससे कांटेक्ट करें। ह्यूनसू ने यह भी बताता है कि ऐसा कोरियर गाय वो शेफ के घर पे इतनी बार आया है कि उसे याद भी नहीं है कि एग्जैक्टली उसने वहां पर क्या विजिट किया था। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रोसिक्यूटर इस चीज को एज एविडेंस कैसे गिल्ट मान सकते हैं। ये तो उसका काम था, इससे वो दोषी कैसे बन गया। पुंगी को भी एग्जैक्टली समझ आ रहा होता है कि इस वक्त ह्यूनसू कैसा फील कर रहा है, क्योंकि वो भी इन सेम रास्तों से गुजर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ यूजंग जिहाई के पास आती है, उसे कहती है, मुझे तो पुंगी मर्डर जैसे बिल्कुल भी नहीं लगती। वो लड़की किसी का खून कैसे कर सकती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जिहाई उसे समझाती है, मैंने बहुत से मर्डर से मिल चुकी हूँ जो हमेशा जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। कोई भी किसी का खून कर सकता है, बस एक सही समय की जरूरत होती है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि जून का मर्डर पुंगी नहीं किया है और एक न एक दिन मैं उसे पकड़ कर रहूंगी। अगले दिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की बेटी जून की डेथ एनिवर्सरी होती है और वो अपनी बेटी की बेकरी से केक खरीद रहे होते हैं। उसी दौरान वो बाहर पुंगी को गुजरता हुआ देखते हैं। पुंगी को इतना खुश देख अटॉर्नी को बहुत गुस्सा आता है कि आखिर आज के दिन उनके बेटे का खून हुआ, वैसे शर्मिंदा होने के बजाय ये खुशी से घूम रही है। अटॉर्नी के सर पे गुस्सा सवार होता है कि वो जाकर पुंगी का गला दबाने लगते हैं जब तक पुंगी ऑलमोस्ट चोक नहीं हो जाती। एंड जब पुंगी घर वापस आती है तो पूरी कोशिश करती है कि जियो को उसके गले पे ध्यान ना जाए। ना चाहते हुए भी जियो नोटिस कर लेता है। वो उसे पूछता है, ये तुम्हारे साथ किसने किया। पुंगी जवाब देने से मना करती है, ये बोलकर कि ये उसकी लड़ाई है और वो इसे खुद ही हैंडल करना चाहती है। फिर जब अगले दिन जियो और पुंगी साथ निकल रहे होते हैं प्रोसिक्यूटर ऑफिस से, तब उन्हें लिफ्ट में अटॉर्नी भी मिलते हैं, जिसे देख के पुंगी थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती है। उसके हाथ ऑटोमेटिकली अपने गले की तरफ चले जाते हैं। तभी जियो को रियलाइज होता है कि पुंगी को गले दबाने वाला इंसान खुद अटॉर्नी ही थे। तो जब उनका फ्लोर आता है पुंगी तो उधर जाती है पर जियो नहीं उतरता और अटॉर्नी को वार्न करता है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस ना करे और पुंगी से दूर रहे। नेक्स्ट ट्रायल में पूरे समय ह्यूजंग काफी पेल नजर आ रही थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है। तो ट्रायल के बाद उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बेहोश होने की नौबत पे आ जाती है। एंड बीइंग अ जेंटलमैन जियोक उसे कार में उसे घर तक छोड़ने जाता है और ऐसा उसने सिर्फ इंसानियत के नाते किया होता है। जब जियोक ह्यूजन के घर छोड़ के वापस आता है तो फाइनली पुंगी उसे अपने दिल की बात बता देती है कि उसे कितना ज्यादा पसंद करती है। पर सैडली जियोक उसे रिजेक्ट कर देता है, ये बोलकर कि बेहतर ये होगा अगर तुम मुझे लाइक ना करो। और इसी तरह बेचारी पुंगी का दिल वहीं टूट जाता है। अगले सुबह वो जियो के पास आती है, उसे साफ क्लियर करती है कि अब से वो उसकी केयर ना करे, उसका ख्याल ना रखे, क्योंकि पुंगी मूव ऑन करने की कोशिश करेगी। और जैसा कि हम सभी को पता है, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। पुंगी ना चाहते हुए भी हर वक्त जियो के बारे में ही सोचती रहती है एंड वहां पर वो मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। उसका दुख सबसे अच्छे से समझता है ह्यूक, क्योंकि वाज भी ह्यूजंग से उतना ही प्यार करता है और इतने डिस्टेंस हो जाने के बाद भी ह्यूजंग को वो भूल नहीं पा रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग शेफ के मर्डर लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पर उन्हें हुंसू के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, एक खोया बटन और इसके अलावा उनके पास पड़ोसी का टेस्टिमनी भी होता है कि उसने हुंसू को घर से मर्डर के टाइम आसपास से निकलते हुए देखा था। बट इन सबसे ये कहीं भी प्रूफ नहीं हो रहा था कि हुंसू ने ही खून किया है। हुंसू का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी काफी ब्लैंड होता है एंड उस पर बस एक छोटे से असॉल्ट का केस था, वो भी तब जब वो एक महिला को हमलावर से बचाने की कोशिश कर रहा था। एंड वहां पर सबसे बड़ा टेंशन तो वेपन के न मिलने का होता है, जिस हथियार से मर्डर किया गया होता है वही वहां पर नहीं मिल रहा था। लेकिन चोट को देख हमें ये पता था कि वेपन जरूर एक नाइफ है अराउंड 13 सेंटीमीटर्स का। एंड ये बात जियो को थोड़ी सी खटकती है क्योंकि जून का मर्डर भी ऐसे ही किसी नाइफ से हुआ था। नेक्स्ट ट्रेल में जिहाई ह्यूनसू के खिलाफ प्रूफ्स रखती है। एनकाउंटर में जियो कहता है कि वो फिंगरप्रिंट्स मर्डर से एक दिन पहले गए और उसी दिन उसने शेफ की फर्नीचर को शिफ्ट करवाने में मदद की थी।
तो उसी वक्त उसका एक बटन टूट के वहां गिर गया होगा। जो ये भी बताता है कि शेफ मिस्टर यांग का मर्डर कोई रॉबरी की वजह से नहीं हुआ, बल्कि मर्डर ने मिस्टर यांग को पनिश करने के लिए मारा था। और ये हमें पता चलता है मर्डर के छोड़े हुए मैसेज से जैसे मिस्टर यांग एक रेपिस्ट था। पनिश करने के लिए मर्डर ने उसका खून किया। सोसाइटी में बेइज्जती ना हो इसलिए मिस्टर यांग की बहन इस पूरी वारदात को रॉबरी का मुद्दा बना के दिखाती है। ये सच सामने आने के बाद ह्यूनसू इनोसेंट साबित हो जाता है और कोर्ट ह्यूनसू को बाइज्जत बरी कर देती है। सब लोग केस जीतने की खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं एंड उसी पर जियोक को उन्हें रेस्टोरेंट वाले कपल का कॉल आता है जो ह्यूनसू के अकॉर्डिंग मर्डर वाले दिन बर्थडे सेलिब्रेट करे थे। जियोक अकेले उस कपल से मिलने जाता है एंड पहले से जियोक को केस के बारे में कुछ ठीक वाइब्स नहीं आ रही थी और इसके ऊपर उसे वहां जाके पता चलता है कि ह्यूनसू तो उस वक्त वहां था ही नहीं जब वो कपल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे थे। एंड तभी जियो की नजर वॉल पे लगी फोटोग्राफ्स और नोट्स पे जाती है और ये देख के मानो जियो को पूरा मामला समझ आ जाता है। उस दीवार पे वही सब कुछ लिखा था जैसा कि ह्यूनसू ने अपने पूरे दिन के डिटेल में बताया होता है। यानी कि ह्यूनसू ने यहीं से देखकर अपने मन में इस पूरी कहानी को गढ़ा था। इधर पार्टी में सब लोग फुल ऑन ड्रंक थे और बोंगी से ऐसे ही मजाक में जून के मर्डर वाले दिन जो उसने किलर के मुंह से धुन सुनी थी वही सुनाने को कहते हैं। बोंगी वो धुन सुनाती है बट वो सबके सर के ऊपर से जाता है। बस एक ही इंसान होता है वहां जिसे वो धुन समझ आती है और वो होता है ह्यूनसू। कोर्ट के बाहर भी दोबारा बोंगी ने वो धुन सुनी थी, उसके पीछे भी ह्यूनसू ही था। यानी जून का कत्ल चैन ने नहीं बल्कि ह्यूनसू ने किया होता है। वो ह्यूनसू जो भी इनोसेंट साबित होकर बाहर आया होता है वो एक्चुअली इन सभी चीजों का मास्टरमाइंड था। जब जियो रेस्टोरेंट से वापस लौट रहा होता है तभी उसे रास्ते में ह्यूनसू दिखता है। पार्टी में सभी पी के वेस्टेड होते हैं तो ह्यूनसू वहां से जाने लगता है। अब जियो को उस पर थोड़ा शक तो था इसलिए वह ह्यूनसू का बिना कोई क्लू लिए उसे ऐसे ही जाने तो देगा नहीं, इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि चलो एक एक ड्रिंक और लगाते हैं साथ मिलके। और ह्यूनसू अपेरेंटली मना नहीं कर पाता या फिर दोनों वापस उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पार्टी चल रही थी। बात हुई बातों में जियो को उसे गर्लफ्रेंड, फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में पूछता है बट ह्यूनसू कहता है उसके पास इनमें से कोई भी नहीं है, फैमिली भी नहीं। और ये बात जियो को थोड़ी वियर्ड लगती है। अब जियो का शक ह्यूनसू के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो अगले दिन मिस्टर बैंक से ह्यूनसू का पूरा बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहता है। उसी दिन ह्यूनसू बोंगी को थैंक्स बोलने और किसी सिलसिले में बात करने के लिए कैफे बुलाता है। जियो उसे इनडायरेक्टली बहुत सी तरीकों से मना करता है कि वह ह्यूनसू से अकेले ना मिलने जाए, पर बोंगी चली जाती है तो जियोक उसका वहां तक पीछा करता है एंड पकड़ा भी जाता है। बोंगी को पूरा विश्वास होता है कि जियोक ह्यूनसू से रिलेटेड कोई बात है जो उसे छिपा रहा है, लेकिन उसके पूछने पर भी वो फिलहाल उसे कुछ नहीं बताता और ह्यूनसू को भी लगने लगता है कि शायद जियोक को सच का पता चल चुका है। एक सीन में चैन को दिखाया जाता है जो बहुत ही डरा हुआ था। चैन बोंगी के घर के बाहर ही खड़ा था और उसे कॉल करके वो बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वो शूज किसने भेजे थे। ये बात बताने के लिए वो उसे कहीं पे मिलने बुलाता है। बोंगी तुरंत उससे मिलने वहां निकल पड़ती है। चैन असल में ह्यूनसू के लिए काम करता था, मर्डर्स ह्यूनसू करता था और सबूत मिटाने का काम चैन का था, बट वो अब और इस काम में साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने बोंगी को कांटेक्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कॉल पे ह्यूनसू भी मौजूद होता है। उनकी सारी बातें वो सुन लेता है। बोंगी चैन से मिलने तो चाहती है बट कार पार्क करने के बाद वो आगे ही नहीं बढ़ पाती और बहुत नर्वस हो जाती है। जैसे जियो को ये बात पता चलती है वो तुरंत ही बोंगी के पास चला जाता है। जाते जियो को उससे बहुत सुनाता है कि तुम इतनी रात गए उससे अकेले मिलने कैसे जा सकती हो, तो पता है ये कितना खतरनाक है। बोंगी कहती है वो यहाँ आ तो गई पर चैन से मिलने नहीं जा पाई क्योंकि वो बहुत सारे डर गई थी, इसलिए वो जियो के आने का इंतजार करी थी। जियो को रियलाइज होता है कि उसने बोंगी को कितना कुछ कह दिया और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी केयर करता है और यहाँ उसे बोंगी के प्रति अपने प्यार का रियलाइजेशन हो गया था। फिर जियो को उसे घर लेकर आता है। जब बोंगी अपने रूम की तरफ बढ़ रही होती है तभी जियो को उसे रोकता है, उसे माफी मांगता है। बोंगी उसे पूछती है कि अब इस चीज को मीन करता है और उसकी आंखों में उसे सच्चाई दिखाई देती है एंड फिर वो स्माइल करती है एंड देन जियो को उसे किस करता है। और इसी के साथ हमारे ड्रामा की पहले पार्ट की कहानी खत्म हो जाती है। आगे आने वाले पार्ट को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सजेशंस आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।